भुट्टो की फांसी, अदलिया मुजरिम ठहरी। वो जिंदा भुट्टो से ही नहीं, उसकी मौत से भी खौफजदा थे। अपने ज़माने की पीटीवी की नामवर न्यूज़ कास्टर माहपारा सफदर ने अपने खुद नोश्त मेरा ज़माना मेरी कहानी में इस दिन 4 अप्रैल 1979 को पीटीवी न्यूज़ रूम का अहवाल इस अंदाज़ में बयान किया कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि फ़ौजी हुक्मरान किस कदर मुश्किल में थे। फांसी के बाद भी मैं एक लंबे सफ़र के बाद घर पहुंचकर टीवी पर जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में पीटीवी न्यूज़ रूम से हमारे न्यूज़ प्रोड्यूसर का फ़ोन आ गया। खासी घबराहट में थे। खबर तो सुन ली होगी आपने। मेरे हाँ कहने पर बोले, भुट्टो की फांसी की खबर पढ़ लेंगी आप। मेरे इत्मीनान दिलाने पर उनकी तसल्ली नहीं हुई। फ़ोन की घंटी फिर बजी। इस मरतबा ख़ुद न्यूज़ कंट्रोलर हबीबुल्लाह फारूकी लाइन पर थे। बोले, देखिए बीबी, भुट्टो की फांसी की खबर पढ़ लेंगी आप, कहीं रो तो नहीं पड़ेंगी। महापारा आगे चलकर लिखती हैं, शायद बार बार पूछे जाने के दबाव में ज़हनी तौर पर कुछ ज़्यादा ही तैयार थी। 9 बजे के ख़बरनामे में मेरे साथ खालिद हमीद थे। उसको भी एहतियात की तंबीह की गई थी। ख़बरनामा शुरू हुआ, सुर्खियाँ मैंने पढ़ी। ख़बर की तफसील खालिद हमीद ने पढ़नी शुरू की, लेकिन चंद सतरें पढ़ने के बाद खालिद की आवाज़ में हल्की सी लर्जिश हुई, जैसे गले में फंदा सा पड़ जाए। बमुश्किल जुमला मुकम्मल किया। अगला जुमला शुरू होने में वक्फ़ा इतना था कि महसूस किया गया। बहरहाल जैसे ही ख़बरनामा ख़त्म हुआ तो सबकी जान में जान आई। मेकअप रूम में खालिद कहने लगे, मैं तो बमुश्किल ये ख़बर पढ़ पाया। इस खबर के साथ ही भुट्टो साहब की नमाज जनाजा पढ़ाई जाने की चंद सेकंड की फुटेज दिखाई गई, जिसे बंद ताबूत में चंद लम्हों के लिए इसके चेहरे की झलक दिखाई गई थी। इसका मकसद लोगों को उनके चेहरे का दीदार कराना नहीं, ये बताना मकसूद था कि दफन होने वाली लाश जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही थी। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की मैयत एक बान की चारपाई पर चटाई के ऊपर रखी हुई थी। इस आखिरी मुलाकात का अहवाल इस वक्त रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर सैयद महदी साहब ने राकिम को बताया था, जो बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो से करवाई गई। मुझे फ़ोन आया कि मुलाकात करानी है, जिसका कोई दौरानिया नहीं है। मैं वहीं खटक गया कि मामला कुछ और है। फ़ैसला हो गया है, क्योंकि साथ में मुझे ये भी हिदायत थी कि मैं दफ्तर में ही रहूं, घर न जाऊं। मैंने घर वालों को बताने के लिए कि मैं आज रात घर नहीं आ रहा, फ़ोन का रिसीवर उठाया तो वो डेड था। पता चला दफ्तर की तमाम लाइनें बंद हैं। बहरहाल दोनों ख़वातीन की मुलाकात का एहतमाम करवाया गया। उनको भी अंदाज़ा हो गया था। इस पूरी मुलाकात में बेगम साहिबा तो रोती रहीं, अलबत्ता भुट्टो इत्मीनान से बेटी को कुछ लिखवाते रहे। जहन का बोझ बाज़ औक़ात इंसान की ज़मीर को जगा ही देता है। इस मुकदमे की जिसे न आज अदलिया कबूल करने को तैयार है, न तारीख़ मानने को। गवाही अंदर से आई, जिसका एतराफ़ सिर्फ टीवी पर ही नहीं, तफसील से अपनी किताब मेमोरीज़ एंड रिफ्लेक्शंस में इस 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जज और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने किया। अंदाज़ा करें कि इस आला तरीन मनसब पर कैसे कैसे लोग आए हैं, जिन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला दबाव में किया। ये दबाव कहीं और से नहीं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जिन्होंने ये कत्ल का मुकदमा सेशन कोर्ट में जाने के बजाय ख़ुद सुना और फांसी की सज़ा दी। और हमारे अदालती तारीख़ के इंतहाई मुतनाज़ा किरदार शरीफुद्दीन पीरज़ादा की तरफ से आया। भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल की तो मैं उस वक़्त एडहॉक जज था, और उस वजह से इसका इम्कान न होने के बराबर था कि वो अपील मेरे सामने आती। ये बात अप्रैल 1978 के शुरू की है। मैं एक फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहा था कि मुझे बताया गया कि पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुश्ताक और अटार्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरज़ादा तशरीफ़ लाए हैं। सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपील्ड बेंच का हिस्सा बने। मैंने कहा, मैं एडहॉक जज हूँ, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है कि मैं इसका हिस्सा बनूँ, मगर उन्होंने फिर भी मुझ पर ज़ोर दिया। बहरहाल उन्होंने आगे जाकर लिखा कि बाद में चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील दिया, जो 9 जजेस पर मुश्तमिल था, और वो 9वें जज के तौर पर बेंच का हिस्सा बने। जब अपील की समाअत शुरू हुई तो बेंच 9 रुकनी था। समाअत 30 जुलाई 1978 तक जारी रही। जब इस दिन एक जज जस्टिस कैसर खान, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था और जो बकौल जस्टिस नसीम हसन शाह के भुट्टो की अपील मंजूर करने के हक़ में थे, 65 साल मुकम्मल होने पर रिटायर्ड हो गए। अब समाअत 8 रुकनी बेंच ने जारी रखी कि अचानक जस्टिस वहीदुद्दीन खान को दिल का दौरा पड़ा और वो समाअत से अलग हो गए। उनका ताल्लुक़ कराची से था।
اب بینچ 7 پر مشتمل تھا، جس میں سب سے جونیئر ایڈوکیٹ جج نسیم حسن شاہ تھے۔ فیصلہ آیا تو 4-3 سے بھٹو کی اپیل مسترد کر دی گئی۔ جنہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ان میں چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس محمد اکرم، جسٹس کریم الہی اور جسٹس نسیم حسن شاہ کا تعلق پنجاب سے، اور جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس حلیم اور جسٹس صفدر شاہ کا تعلق سندھ اور کے پی سے تھا۔ اگر خود جسٹس نسیم نے جو لکھا اس پر جائیں تو یہ فیصلہ 5 اور 4 کا بھٹو کے حق میں تھا، کیونکہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جسٹس کیسر اور جسٹس وحید الدین بھی اپیل منظور کرنے کے حق میں تھے۔ چلے فیصلہ ہو گیا اور وہ پھانسی بھی چڑھ گیا، مگر تاریخ نے یہ ثابت کر کے یہ ایک عدالتی قتل تھا، خود اعلیٰ عدلیہ کو اس مقدمے میں مجرم ٹھہرایا۔ سیاسی طور پر آج بھٹو کا بدترین سیاسی مخالف بھی اس کی بہادری اور جرت کا معترف ہے۔ شاید اس دن کے لیے اس نے جب اپنے اہل خانہ کو منع کیا کہ میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، کسی غیر ملک جانے یا کسی طرح کا NRO لینے سے انکار کیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی جو اس نے اپنی اہلیہ اور بیٹی سے کہی، میرے لیے رحم کی اپیل نہ کرنا، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں ضیاء کے ہاتھوں